शुरू करें पॉलीसेकेराइड्स और खत्म करते हैं, है ना, फटाफट। इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं हम डिवोट करेंगे, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स यू विल इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि आप ऑलरेडी डाइसेकेराइड्स कर चुके हो, तो पॉलीसेकेराइड्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट्स डू इट। लैक्टोज हो गया, पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जब इनको वाटर में डालते हैं तो ये कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं? मैनी। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में कितने पॉलीसेकेराइड्स हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज एंड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से आप याद कर सकते हो। पहला पॉलीसेकेराइड कौन सा आपके सिलेबस में? स्टार्च, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड वन इज सेल्यूलोज। तनवीर, तीसरा कौन सा है? तो वी विल स्टार्ट विथ विच पॉलीसेकेराइड टुडे? एवरीवन ऑन द बोर्ड। मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट्स चाहिए, उसके बाद आपका लिखने का मन हुआ ठीक है, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विथ प्रोटीन्स, बिकॉज दूसरे बैच में भी मैंने 15 मिनट में पॉलीसेकेराइड फिनिश करा दिया था। नॉट इन अ हरी, आपको समझ भी आएगा, बस यू हैव टू फोकस फॉर 15 मिनट्स। ओके, तो स्टार्च की बात करते हैं। क्या होता है स्टार्च? स्टार्च 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 पोटैटो में पाया जाता है, राइस में होता है, कॉर्नफ्लोर यूज करा है कभी घर पे? कॉर्नफ्लोर में होता है स्टार्च। तो स्टार्च एक हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर मोर डाइट से ज्यादा हमें इंटरेस्ट है कि स्टार्च बना किसका हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टार्च स्ट्रक्चर। अब ये तो हमें पता है कि स्टार्च को जब वाटर में डाला, इसने कौन सी यूनिट्स प्रोड्यूस करी? अल्फा डी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है? अल्फा डी। जैसे सुक्रोज में तो अल्फा डी ग्लूकोज के साथ और भी क्या प्रेजेंट था? बीटा डी फ्रक्टोज। ऐसा नहीं है, स्टार्च को जब आपने वाटर में डाला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च? एनीबॉडी रिमेंबर? C6। तो ये स्टार्च का फॉर्मूला है। जब इसको वाटर में डाला, पानी में डाला, तो इसने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी ग्लूकोज की? n यूनिट्स। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी? किसकी? अल्फा डी। लेकिन ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये जो अल्फा, प्लीज प्लीज 15 मिनट्स के लिए बोल से देखो, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज कनेक्ट होके स्टार्च बना रहे हैं, ये स्टार्च में दो तरीके से प्रेजेंट है। आई अगेन रिपीट, अगर आप स्टार्च का स्ट्रक्चर देखोगे, उस स्ट्रक्चर में आपको दो तरह के अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हुए नजर आएंगे। एक तो ऐसी यूनिट नजर आएगी जिसमें मयंक एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे से जुड़ रहा होगा, दूसरा किससे जुड़ रहा होगा? तीसरे से, तीसरा किससे जुड़ रहा होगा? इस यूनिट को बोलते हैं अमाइलोज। क्या बोलते हैं? अमाइलोज स्टार्च की वो कंपोनेंट है जिसमें स्टार्च के स्ट्रक्चर में हमें अल्फा डी एक ग्लूकोज से दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा तीसरे से जुड़ता आ रहा है, एंड सो ऑन। अब आपका क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए था कि मैम, जब एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से जुड़ रहा है, एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से जुड़ रहा है, तो कैसे जुड़ रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे माल्टोज में पहला कार्बन चौथे कार्बन के साथ जुड़ रहा था। माल्टोज में भी दो अल्फा डी ग्लूकोज थे ना, तो दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन से कार्बन के बीच में बन रही थी? C1 एंड, उसमें बस दो थे, इसमें आगे भी C1 और C4 होगी, उसके आगे भी C1 C4 होगी, उसके आगे भी C1 C4 होगी। तो जिनको अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, दे जस्ट हैव टू डू वन थिंग। अमाइलोज कैसे बनाना है? देखो कैसे बनाना है। स्टार्च का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं, अंक देख लो प्लीज, बाद में कर लेना जो तुम कर रहे हो काम। प्लीज लुक हियर, अमाइलोज विच इज द स्टार्च का लीनियर कंपोनेंट। लीनियर मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज को आपने दूसरे से जोड़ना है, दूसरे को आपने तीसरे से जोड़ना है, तीसरे को आपने चौथे से जोड़ना है, एंड सो ऑन। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर रही, फर्स्ट को किससे जोड़ रही हूँ? फोर्थ से। फर्स्ट को किससे जोड़ रही हूँ? फोर्थ से। तो ऐसे हमारे पास एक लीनियर चेन बन जाएगी, ऐसे एक और लीनियर चेन होगी, ऐसे एक और लीनियर चेन होगी। मतलब इसमें आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। एक लीनियर चेन, दूसरी लीनियर चेन, तीसरी लीनियर चेन, और हर लीनियर चेन में हमें क्या नजर आएगा कि एक अल्फा डी ग्लूकोज किससे जुड़ रहा है? दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज किससे जुड़ रहा है? तीसरे अल्फा डी ग्लूकोज से, एंड सो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाइलोज जो कि लीनियर चेन है स्टार्च की, इसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में कौन सी लिंकेज है? तो कौन सी लिंकेज है बोलो? C1 अल्फा, C4 अल्फा। बीटा नहीं, क्योंकि दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं, दोनों ही क्या है? अल्फा डी। बट स्टार्च में ये जो अमाइलोज है सिर्फ 15 से 20% प्रेजेंट है।
ये जो कंपोनेंट है अमाइलोज, चार्ज के अंदर सिर्फ कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है? 15 टू, जो 80 to 85% चार्ज का स्ट्रक्चर है दैट इज अमाइलोपेक्टिन। जो 80 to 85% चार्ज का स्ट्रक्चर है वो क्या है? अमाइलोपेक्टिन में कुछ नहीं करना आपने। जैसे आप ये स्टार्च, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, सारे बोर्ड पे देखो, इसको दोबारा बना लो। जैसे ये मैंने एक बनाया, अब मैं तो दोबारा बनाने के लिए इसको कर लेती हूँ क्लोन, कॉपी, है ना। तुमने दोबारा 2 चेन्स बना ली, कहाँ गया वो स्ट्रक्चर? ऊपर ही है। कुछ और ही हो गया ना, अंडू 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 अंडू। ओके, दोबारा देखो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सब तुम देखो। जैसे तुमने अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये अमाइलोज के स्ट्रक्चर में तुमने क्या करा है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ा है। ऐसे तुम नीचे भी 2 अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ के दिखा दो, ऊपर भी 2 अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ के दिखा दो, नीचे भी। अब ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखो। जो ऊपर वाले का फर्स्ट कार्बन है और जो नीचे वाली लेयर के 5वें कार्बन से 6th कार्बन निकल रहा होता है, उसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, फर्स्ट और 6th। तो क्या होगा? एक लीनियर चेन ऊपर थी, एक लीनियर चेन नीचे थी, उनके बीच में ब्रांच बन गई। क्या बन गई? और ब्रांच किस कार्बन के बीच में बन रही है? नोट करो, ऊपर वाले फर्स्ट कार्बन और नीचे वाले 4th नहीं, नीचे वाले 6th कार्बन। तो ये कौन सी लिंकेज हो गई? C1 अल्फा C6 अल्फा। और अमाइलोपेक्टिन में C1 अल्फा C4 अल्फा भी है। अमाइलोपेक्टिन में C1 अल्फा और C4 अल्फा तो है ही है, क्योंकि उसमें ऊपर भी एक लीनियर चेन है और नीचे भी क्या है? पर क्योंकि वो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो 2 लीनियर चेन आपस में क्या हुई है? और वो कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है? ऊपर वाली लीनियर चेन का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है और नीचे वाली लीनियर चेन का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? तो मैं पूछ सकती हूँ कि अमाइलोपेक्टिन में विच आर द 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट? व्हाट विल बी योर आंसर? तनवीर, कौन कौन सी 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट है अमाइलोपेक्टिन में? C1 अल्फा, वो तो है ही है ना, C1 अल्फा और C4 अल्फा तो है ही है। साथ में दूसरी कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है? फर्स्ट और, which is C1 अल्फा एंड। तो कैन बी जस्ट, अब जो ये इतना स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने 2 अल्फा डी ऊपर बनाए हैं, 3 अल्फा डी नीचे बनाए हैं और ऊपर वाले अल्फा डी को नीचे वाले अल्फा डी के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं। जोड़ के कैसे दिखा रहे हैं भाई? ऊपर वाले अल्फा डी का कौन सा कार्बन ले रहे हैं? फर्स्ट। नीचे वाले अल्फा डी का कौन सा ले रहे हैं? 6th। तो फर्स्ट और 6th के बीच में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है? C1 अल्फा एंड C6। तो कई बार कई चीजें दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे 2 अल्फा डी ग्लूकोज ऊपर बनाने हैं, 2 या 3 अल्फा डी ग्लूकोज नीचे बनाने हैं और आपस में उन दोनों के बीच में ब्रांच करके दिखानी है। अगर आपका क्वेश्चन मेरे से ये है कि मैम ऊपर हम 2 दिखा रहे हैं लेकिन ऊपर कितने अल्फा डी ग्लूकोज रहते हैं, तो 20 से 25। अगर आप ये मेरे से पूछो कि मैम अमाइलोपेक्टिन में जो ऊपर वाली लीनियर चेन होती है और जो नीचे वाली लीनियर चेन होती है जिसको हम जोड़ देते हैं, पर ऊपर वाली लीनियर चेन में कितने अल्फा डी ग्लूकोज रहते हैं? 20 to 20। तो ऊपर 20 to 25, नीचे भी 22, बट वी कांट शो 20 to 25। तो मैंने ऊपर कितने दिखा दिए? 2, नीचे भी मैंने कितने दिखा दिए? 3, और आपस में जोड़ के दिखा दिया। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया? अमाइलो। तो हमें याद हो गया, starch is a polysaccharide which is made up of alpha D glucose unit. But are the alpha D glucose units connected just like that, or they are connected in 2 different structures? They are connected in 2 different structures. What are those structures known as? One is amylose, one is amylo। स्टार्च के जो 2 कंपोनेंट्स हैं या 2 स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से पहला स्ट्रक्चर कौन सा था? अमाइलोज। पहला स्ट्रक्चर क्या था? अमाइलोज को बनाना बहुत सिंपल है, आपने एक अल्फा डी ग्लूकोज को दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से जोड़ देना है, दूसरे को तीसरे से, एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब खत्म नहीं करना, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डैश डैश कर देना है कि अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं, अभी भी कनेक्ट, बिकॉज दे आर मैनी बट वी कांट शो मैनी ना। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने दिखा सकते हैं? 3। बट क्या तुम्हें पता है कि अमाइलोज में जब एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से जोड़ना है तो कौन से कार्बन के बीच में जोड़ना है? फर्स्ट एंड। So are we clear with this point that amylose has which glycosidic linkage? C1 alpha
बस। और दूसरा, बट अमाइलोज विच इज द लीनियर चेन इज ओनली 15 to 20%। स्टार्च का सिर्फ कितना पोर्शन है अमाइलोज? 15 से, और ज्यादा 80 to 85% कौन सा स्ट्रक्चर है? अमाइलो पैक्टिन विच इज बिट ब्रांच्ड, विच इज नॉट बिट, विच इज हाईली ब्रांच्ड। ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, बट हाईली ब्रांच दिखाने के लिए हमने बहुत सारी ब्रांचेस नहीं दिखानी, हम सिर्फ कितनी ब्रांच दिखाएंगे? एक। कैसे दिखाएंगे? ऊपर 2 अल्फा डी ग्लूकोज बना लेंगे, नीचे 3 अल्फा डी ग्लूकोज बना देंगे, और आपस में फर्स्ट कार्बन को मैं हम कौन से कार्बन से जोड़ देंगे? 6। सो आर वी डन विद स्टार्च नाउ? ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि पॉलीसेकेराइड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स इतने टाइम लगा के कर दिए हैं, बस अब तो हमने उनको उन्हीं अल्फा डी ग्लूकोज को रेप्लिकेट ही करना है। 1 की जगह 2 की जगह कितनी बार बना देना है? 3 बार। और बीच में जोड़ना तो हमें आता ही है, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। और अगर ऊपर और नीचे वालों को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी? अमाइलो पैक्टिन थ्रू 6 कार्बन। द सेकेंड इज सेल्यूलोज। दूसरा पॉलीसेकेराइड हमारे सिलेबस में कौन सा है? सेल्यूलोज। ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्च ही है। सेल्यूलोज लकड़ में पाया जाता है, हमारे घर में फर्नीचर होता है, फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड, तो वुड इज कंटेनिंग दिस cellulose. So cellulose is basically the structural component. Starch हमारा डाइट का पोर्शन था, फूड कंपोनेंट था, और ये कौन सा है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जूट में पाया जाता है, जूट बैग्स होते हैं हमारे घर में, भी यूज जूट प्रोडक्ट्स, राइट? सो दैट इज अ थिंग। ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना है, वो अल्फा डी से बना हुआ था, ये किससे बना हुआ है? बस इसके स्ट्रक्चर में आपने कुछ नहीं करना, बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज बना लेने हैं। उसमें हम अल्फा डी बना रहे थे ना, अब कोई मेरे से पिछले बैच में पूछा था कि मैम सीधा नहीं बना सकते, मतलब 1 2 3 स्ट्रेट चेन में नहीं बना सकते, ऐसे ऊपर नीचे क्यों बना रहे हैं? उसका रीजन ये है, बनाने को बना लो, लेकिन इसमें फोर्थ और फर्स्ट जुड़ रहे हैं, तो फर्स्ट बीटा डी ग्लूकोज का OH ऊपर आ रहा है और फोर्थ का OH नीचे आ रहा है। अगर आप आमने सामने बनाओगे उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब आप फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ोगे तो फर्स्ट का हमारे पास ऊपर OH है, फोर्थ वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डायगोनल बनेगी। क्या बनेगी? हम आमने सामने तब बना सकते हैं अगर जैसे माल्टोज में क्या होता है कि फर्स्ट का भी OH नीचे होता है, फोर्थ का भी OH क्या होता है? नीचे। तो ये वाटर जब लूज करते हैं तो इनके बीच की जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम ऐसे दिखा देते हैं, है ना? लेकिन बीटा डी ग्लूकोज को जब हमने जोड़ना है तो जोड़ना फर्स्ट और फोर्थ से ही है, पर दोनों को सामने रखने में क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट का OH ऊपर है, दूसरे वाले बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ का OH नीचे है, तो ऊपर नीचे कनेक्ट करोगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जैसे टेढ़ी बन जाएगी। तो बेटर ये है कि जब आपने सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स ऊपर नीचे बनानी है। ऊपर नीचे मतलब पहले एक बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर नीचे तीसरा। ये ब्रांच चेन नहीं बन रही, ये लीनियर ही है। ये चेन कैसी है? बट हम उसको ऐसे बनाने की जगह ऐसे बना रहे हैं। एंड अनलाइक स्टार्च इसके कोई 2 कंपोनेंट नहीं है, जैसे स्टार्च में तो ये था ना कि वन ऑफ द कंपोनेंट वाज अमाइलोज, द अदर कंपोनेंट वाज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में C1 अल्फा C4 अल्फा लिंकेज थी, अमाइलोपेक्टिन में C1 C6। इसमें बस एक ही लिंकेज है, इसमें बस एक ही लिंकेज है, C1 बीटा C4 बीटा, C1 बीटा C4, बस। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं, स्ट्रक्चर्स बहुत कम आते हैं ड्रॉ करने के लिए, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में लिंकेज कौन से कार्बन के बीच में होती है? C1 एंड C4। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करूंगी। लास्ट हमारे पास ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की तो पीपीटी भी नहीं है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है, किसी रेफरेंस बुक में भी नहीं है। बस ग्लाइकोजन के बारे में इतना समझ लो, जैसे प्लांट्स में जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ह्यूमन बींग में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? तो जो थर्ड पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन, जिसका स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इट इज नोन एज, व्हाई ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च? बिकॉज जस्ट लाइक स्टार्च इज स्टोर्ड इन प्लांट्स, है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में जब भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लीवर्स में, मसल्स में, ब्रेन में। और जब भी हमें जरूरत होती है, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, या आपके पीछे कुत्ता बढ़ गया और आपको एकदम से एनर्जी चाहिए, तो किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लाइकोजन स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन टू
glucose. So with this we complete with the how many polysaccharides we did? 3. The first one was the most important, जो कि क्या था? Starch. Starch जो कि हमारी डाइट में, पोटैटोज में, राइस में, कॉर्नफ्लोर में, काफी सारे फूड कंपोनेंट्स में पाया जाता है. स्टार्च में स्टार्च किसका पॉलीसेक्राइड था? अल्फा डी ग्लूकोज का. लेकिन स्टार्च में क्या अल्फा डी ग्लूकोज सिर्फ एक ही तरह से कनेक्टेड है? नो, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में कनेक्टेड है. फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? अमाइलोज. दूसरा कौन सा कंपोनेंट था? अमाइलोज जो कि लीनियर पॉलीमर है, जिसमें सिर्फ वो बस एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे से कनेक्टेड है. वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है. वो कैसा कंपोनेंट है? बट वो सिर्फ कितना परसेंट है? 15 to 20%. ज्यादा कंपोनेंट तो कौन सा प्रेजेंट है स्टार्च के अंदर? अमाइलो पेक्टिन, जो कि ब्रांच वाला था. इसीलिए स्टार्च इज नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर. ये आपको पता होना चाहिए. कोई पूछे कि स्टार्च पानी में उतना सोल्यूबल क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्च का जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट था लीनियर चेन वाला अमाइलोज, वो तो सिर्फ कितने परसेंट है? 15 से 20%. ज्यादा कंपोनेंट तो कौन से वाला है? ब्रांच्ड वाला, जिसमें वो C1 और C6 कनेक्ट कर रहे थे, अमाइलोपेक्टिन. फिर उसके बाद दूसरा पॉलीसेक्राइड हमने कौन सा करा? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जो कि लक्कड़ में पाया जाता है, और सेल्यूलोज में कुछ ज्यादा कराने वाला नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए. सेल्यूलोज ग्रास में भी होता है, घास जो काउस खाती हैं. लेकिन वाई कांट वी ईट दैट ग्रास? हम अगर ग्रास खाएंगे तो ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होगा, तो हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है, जो ह्यूमन बीइंग के स्टमक में नहीं होता. तो कई बार ये भी पूछा जाता है व्हाई सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेबल. तो आप बोलोगे कि सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन ग्रास विच इज ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, बिकॉज उनके स्टमक में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है सेल्यूलेज, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट नहीं. तो फिर हम भी कल से घास ही खाने लग जाते. चलो बाहर घास लगी हुई है. कोरोना में भी यही करते कि ठीक है सब्जी वाला तो आया ही नहीं, बाहर से घास उखाड़ के खा लो. वी कुड हैव डन दैट. हाँ, जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें भी नहीं होता सेल्यूलोज ना. लास्ट हमने कौन सा करा? ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है. ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च. एमसीक्यू में आ सकता है विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च? ग्लाइकोजन, बिकॉज in our body the extra glucose is stored in the form of glycogen in livers, muscles and brain, and whenever we need this glycogen breaks down to glucose. So shall we start with the proteins, or shall we write about this polysaccharide? कल वहां पे लिखवाया था, यहाँ पे पढ़ाया था. चल कोई ना, कल के बाद तू शाम वाले बैच में आ जाए. हाँ जी, प्रोटीन्स शुरू करें कि पॉलीसेक्राइड लिखना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू राइट पॉलीसेक्राइड? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट प्रोटीन्स? लिखना कौन चाहते हैं? रेज योर हैंड्स. पॉलीसेक्राइड्स लिखना चाहते हो या प्रोटीन्स शुरू करवा दूं अगला टॉपिक? तो फिर विद वन प्रॉमिस कि पॉलीसेक्राइड घर से लिख के आने पड़ेंगे. लिखवा दूं फिर? कल मैंने डाइसेक्राइड्स फिनिश कराए थे, माल्टोज, लैक्टोज. लिखवा दिया फिर बस अब आज? हाँ लिखवा दिया आते हो को? लिखवा तो दिया था, जेड़ा रह गया सी माल्टोज लैक्टोज वो आते लिखवा दिया. कल वाला तो आया नहीं था ना, पर मैं भेज दूंगी. व्हाट अबाउट टुडे? टेक अ डिसीजन. यू वांट टू राइट पॉलीसेक्राइड और वांट टू स्टार्ट प्रोटीन? शब्द तू तो बाहर ही निकल जा. छुट्टी आते बाद लिखो फिर. लिखो फिर, लिखना है तो. प्रोटीन्स वो तो है ही, घर से भी लिख सकते हो तुम. घर से लिख लेना, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा. परसों दिखा देना, फिर जगह छोड़. ठीक है, अब सारे बच्चे शुरू करना है. लिखवा दो फिर. लिखो फिर. सारे बच्चे कह रहे लिखना है यार. अब आधे बच्चे कह रहे मैं घर पे टाइम नहीं मिलता लिखने का, मैं क्या करूँ? लिखो पॉलीसेक्राइड्स. वहां पे भी कल शुरू है, वो एक बैच आगे चल रहे हैं. अगर आपने अब कर लिया तो हम सेम हो जाएंगे. हाँ बराबर बराबर अभी भी नहीं आओगे ना, वहां आगे नहीं हो जाएगा.
आज हो जाएगा हाँ। एक लेक्चर तो आगे है, पर आज उनका उतना नहीं होगा, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, थोड़ा ही आगे होगा। बट अब तो तुम फिर प्रोटीन शुरू कर ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? करा दो प्रोटीन शुरू, यू विल बी। अगर आप पॉलीसेकेराइड्स घर से लिख लेते हो ना, एक छोटा सा टॉपिक, पता कितने पेजेस हैं? सिर्फ एक पेज है ये वाला अमाइलोज, एक पेज ये है अमाइलोपेक्टिन, ये सेलुलोज ग्लाइकोजन, दो ये 1, 2 and 3 विथ फुल हार्ट टेल मी यू विल राइट ना। और अगर मान लो कल तक नहीं भी लिखोगे तो परसों तक लिख लेना, जगह छोड़ दो, धीरे धीरे 3 पेजेस को कंप्लीट कर ही लोगे। सिर्फ मैं इसीलिए चाहती हूँ कि तुम उनके बराबर आ जाओ, उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि अभी हम जून में मॉर्निंग बैचेस करेंगे, तो फिर मैं ऐसा नहीं रखूंगी ना कि 4:30 वाले 8 बजे आएंगे। जो 8 बजे आने वाले हैं दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर तुम सेम सिलेबस पे चल रहे होगे तो तुम्हारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा कि मैं कौन से बैच में आऊं, क्योंकि दोनों बैच में सेम सिलेबस चल रहा होगा। 9 से 10 11th वालों ने रखवाए, 10 से 11 है ट्यूशन। हाँ 8 से 9 बोला था मैंने। आधे घंटे का 8:30 से 9:30। प्रोटीन्स कहाँ गए? पहले लिख दिया, गलती से लिख दिया होगा। ये लड़की ना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, ऐसे करती थी बस, राइटिंग अच्छी है इसकी बस। अच्छे बच्चों की कॉपी मंगानी पड़ेगी। बस आजकल में आ जाएगा 12th का रिजल्ट। पंजाब बोर्ड का तो कल ही आना है, सीबीएसई का भी देख लो कब आता है। यार लास्ट ईयर तो 99 भी गए थे, अब लेट्स सी। आपके में कितने गए थे? जाएंगे कांट से हाँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रोटीन्स नाउ। करें प्रोटीन शुरू में, हम कब आप ही कहते प्रोटीन शुरू करना है, तो सुनो क्या प्रोटीन्स किस किस में होते हैं? प्रोटीन्स किस में होते हैं? एग्स में, चिकन, सोया चंक्स, पनीर, चीज, वेजीज। आज घर जाके मम्मी को बोलना कि पिज्जा खिला दो, पिज्जा इज वेरी हेल्दी, क्योंकि पिज्जा में चीज होती है, उसमें भी प्रोटीन होता है। पिज्जा में वेजीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं? प्रोटीन। सो यू नो यू कैन कन्विंस देम कि पिज्जा इज नॉट दैट अनहेल्दी बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ, बिकॉज पनीर में भी प्रोटीन है, चीज में भी प्रोटीन है, और जो उसमें वेजीज होते हैं उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं। सुन लो प्लीज, लेट्स स्टडी नाउ। परम सुन लो, परम प्लीज। तनवीर थोड़ा सा टाइम रह गया, फटाफट प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन कर लिया है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड का क्या मतलब? बिल्डिंग है ना, अगर आप इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट की बात करो तो वो एक ईंट है ना। उस ईंट को जोड़ 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 के पूरी इमारत खड़ी होती है, ऐसे ही होता है ना। तो प्रोटीन्स की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं आपको उसकी एक छोटी सी यूनिट की बात कर रही हूँ, उसकी जो ब्रिक है, जो उसकी ईंट है, जिसको जोड़ जोड़कर हम पूरा प्रोटीन बनाएंगे। इनफैक्ट हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ही ऐसे। मैं आपको एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ के दिखाऊंगी, दूसरे अमाइनो एसिड को तीसरे अमाइनो एसिड के साथ स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के दिखाऊंगी। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ which unit? Alpha amino, or can we say that alpha amino acids are the building blocks of protein?
वो भी सही है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था कि मम्मी अल्फा अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। अब ध्यान से देखो प्लीज, अल्फा अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। मयंक, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जब मैं सेम कार्बन के साथ, सारे बोर्ड पे देखो, एक अमाइनो ग्रुप लगा दूं, अमाइनो ग्रुप होता है NH2, और उसी कार्बन के साथ एसिडिक ग्रुप लगा दूं COH, एक साइड H लगा दूं और नीचे कुछ भी लगा दूं, when the same carbon is attached with a basic amino group and when the same carbon is attached at the carboxylic acid, मतलब उसमें अमाइनो भी होना चाहिए, एसिड भी होना चाहिए, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? अमाइनो। एंड वाई इट इज अल्फा? क्योंकि दोनों सेम कार्बन पर हैं। कई अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले कार्बन पे NH2 ग्रुप रहेगा, साथ वाले कार्बन के साथ COH ग्रुप लगेगा, वो बीटा अमाइनो एसिड होगा। मतलब अगर ये सेम कार्बन पर ना हो, एक कार्बन पर COH हो, NH2 दूसरे कार्बन पर हो, तो वो बीटा अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर फर्स्ट कार्बन पे COH हो, NH2 तीसरे कार्बन पे आ जाए, तो वो कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा? गामा। बट वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ विच अमाइनो एसिड? अल्फा। अल्फा मतलब सिर्फ हम उन्हीं अमाइनो एसिड्स का जिक्र करेंगे जिसमें सेम ही कार्बन पे क्या लगा होगा, और सेम ही कार्बन पे क्या लगा होगा, और एक क्या लगा होगा, और नीचे R अलग अलग कुछ भी हो सकता है ना, R कुछ भी हो सकता है। उसके बेसिस पे वी हैव 20 अमाइनो एसिड। टोटल हमारे कितने अमाइनो एसिड्स हैं? नहीं, मतलब 2-3 स्ट्रक्चर आपको याद करवा दूंगी, बाकी सारे नहीं करने। पर अगर आप NCERT में देखोगे तो टोटल कितने अमाइनो एसिड है? 20। अब अमाइनो एसिड की फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखे हैं। 2 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। वो जो 20 अमाइनो एसिड मैंने आपको पढ़ाने हैं, जिसके सबके स्ट्रक्चर याद करने जरूरी नहीं है, नाम याद करने भी जरूरी नहीं है, 2-3 आप याद कर लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20। उन 20 में से ना कुछ अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे, ध्यान से सुनना। कुछ अमाइनो एसिड ना हमारी बॉडी खुद बना लेती है, कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, वो तो होते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि बॉडी ने खुद ही सिंथेसाइज कर लिए। लेकिन जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो अमाइनो एसिड हमें डाइट से लेने पड़ेंगे। हमें किसके थ्रू लेने पड़ेंगे? क्योंकि अगर हमने डाइट से भी ना लिए और बॉडी भी सिंथेसाइज नहीं कर पाई, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कौन से एसेंशियल हैं? जो बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है या जो नहीं कर पा रही? जो नहीं कर पा रही। क्योंकि जो नहीं कर पा रही वो एसेंशियल क्यों हो गए? क्योंकि वी हैव टू टेक इट। क्योंकि जब मैं तुम्हारी जितनी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है वो एसेंशियल होंगे, तभी बॉडी खुद कर रही है। लेकिन इसको अदर वे सोचो कि जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है वो एसेंशियल है, क्योंकि वो तो हमें लेने ही पड़ेंगे डाइट में। अगर हमने उनको डाइट में नहीं लिया और बॉडी भी सिंथेसाइज नहीं कर पाई, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। तो याद करो, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर which cannot be synthesized in the and which can be synthesized in our body, that becomes, क्योंकि वो तो बॉडी सिंथेसाइज कर ही पा रही है, तो अगर हम वो डाइट में नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप वो NCERT का टेबल देखोगे ना, अगर आपके पास NCERT की बुक नहीं, आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ दोस 20 अमीनो एसिड्स, तो आप देखना कि उन 20 अमाइनो एसिड में से ना 10 अमाइनो एसिड के ऊपर स्टार लगा हुआ है। 10 अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? वो एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। और जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ वो किसके एग्जाम्पल हैं? अब मैंने ना एक ट्रिक बनाई है एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम को याद करने की। पहले मैं किसके नाम याद करा रही हूँ? मयंक ऊपर ध्यान दो, मैं किसके एग्जाम्पल याद करा रही हूँ? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जब आप उस टेबल में देखोगे ना कि कौन कौन से नॉन एसेंशियल है, ऑब्वियसली आप देखोगे कि किनके पास स्टार नहीं लगा हुआ, तो आपको जितने भी नाम मिलेंगे ना वो GA वाले होंगे। जैसे पहला ग्लाइसिन, दूसरा होगा एलानाइन, G और A। अगला नाम है ग्लूटामिक एसिड, हाँ ये अमाइनो एसिड के नाम है। अगला है एस्पर्टिक एसिड, फिर GA। फिर अगला, बिल्कुल तुम देखना टेबल में पहले 2 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम भी किससे शुरू हो रहे हैं? G और A से। अगले 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम भी किससे शुरू हो रहे हैं? G और, अगले 2 के भी किससे शुरू हो रहे हैं? G और A से। ग्लूटामाइन, एस्पर्टाइन। यहां तक हो गए याद? उसके बाद जो अगले 2 है ना, वो है सिस्टीन, सीरीन, टायरोसिन, प्रोलीन। अब मैंने देखो कैसे याद करवाए थे बच्चों में।
10 अमाइनो एसिड्स के नाम याद करने वैसे जरूरी नहीं है, बट मैंने इसलिए याद कराया था कि एक ट्रिक बन रही है, उसमें ये फायदा हो जाएगा कि अगर आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल के याद हो गए तो जो बच गए वो किसके होंगे। तो कल को अगर तुम्हें एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ देम इज नॉन एसेंशियल या विच ऑफ देम इज एसेंशियल, तो तुम्हें एक कैटेगरी तो पता होनी चाहिए। तो नॉन एसेंशियल के देखो कैसे याद कराए मैंने बच्चों, जीए ग्लाइसिन और एलानिन, फिर जीए ग्लूटामिक एसिड और फिर जीए ग्लूटामाइन, और अगले देखो कैसे याद कराए, सिस्टर सीरीन, माई सिस्टर सीरीन इस टेबल में है प्रो। तो सिस्टर सीरीन, सिस्टर से सिस्टीन हो गया और सिस्टर का नाम क्या है, सीरीन। इस टेबल में, तो टेबल से क्या हो गया, टायरोसिन। टेबल में है प्रो, मतलब उसको ये आता है, तो प्रो से, मुझे तो ऐसे याद हुआ था देखो, ग्लाइसिन एलानिन ग्लूटामिक एसिड एस्पर्टिक एसिड ग्लूटामाइन एस्पर्टाइन, सिस्टर का सीरीन सिस्टीन सीरीन टायरोसिन एंड प्रोलीन। एक दो बार अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजीली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम याद हो जाएंगे। जो इसके बाद बच जाएंगे, वेलाइन ल्यूसाइन, वो सारे कौन से होंगे, एसेंशियल। नॉन एसेंशियल के फिर से ट्रिक याद करी जाए, जीए 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 सिस्टीन सीरीन टायरोसिन प्रोलीन। माई सिस्टर सीरीन इस टेबल में है, इस टेबल में है प्रो, प्रोलीन नहीं है, टेबल में है प्रो। ओके, तो आज हमने क्या शुरू करा, प्रोटीन्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सॉरी प्रोटीन्स किसके पॉलीमर हैं, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड कैसा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेम कार्बन के साथ क्या लगा होता है, NH2, और सेम कार्बन के साथ क्या लगा होता है, CO। हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड डिड वी स्टडी टुडे, वन वाज, द अदर वाज एसेंशियल। कौन से, जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती है, जो कर सकती है वो क्या होते हैं नॉन एसेंशियल के। कितने अमीनो एसिड की ट्रिक्स बताई, 10, जो बाकी बच गए वो क्या है, एसेंशियल। सो सी यू टुमारो, बट आपको